हेलो एवरीवन। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने 3 मेन लैब्स हो चुके हैं, ब्लड बैंक, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है। आज देखते हैं हम हिमेटोलॉजी। ठीक है। हिमेटोलॉजी, इसके अलावा साइटोलॉजी भी हो चुकी है। तो हिमेटोलॉजी में एक बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हिमेटोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो एक लेक्चर के अंदर हम शॉर्ट में अगर रिवीजन करें हिमेटोलॉजी का तो वो कैसा होगा उसको आज हम देख लेते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। तो हेमेटोलॉजी के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड का इंट्रोडक्शन यानी रक्त का परिचय। ब्लड क्या है, रक्त क्या है, उसके बारे में देखते हैं। देखो क्या है, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि ब्लड कौन सा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके। इसके अलावा पूरी बॉडी का 7 to 8% होता है ब्लड, यानी अपने शरीर के टोटल वेट का 7 to 8% होता है। अच्छा, बात करें मात्रा की तो पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और महिला में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। इसके अलावा ब्लड में 2 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो कि 55% होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स कितनी होती है 45%। ठीक है। ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अभी हो गया ब्लड के कंपोजिशन। तो ब्लड कंपोजिशन में क्या है, प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल जो कि होते हैं 45%, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट पाए जाते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं आरबीसी से। आरबीसी को हम और क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, यानी आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है। फंक्शन क्या है आरबीसी का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, यानी कार्बन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपने शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाना। आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है, 120 दिन की होती है। अच्छा, काउंट की बात करें यानी रेंज की बात करें तो आरबीसी पुरुष में यानी मेल में 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। इसके अलावा महिला में 4.5 मिलियन पर mm³ होता है। ये आरबीसी की काउंट हो गई। बनते कहाँ हैं, रेड बोन मैरो में, यानी लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होती है, नहीं होती, यानी आरबीसी न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसी सेल के अंदर। इसके अंदर प्रमुख विटामिन क्या क्या हैं, प्रमुख प्रोटीन्स क्या हैं, तो प्रमुख प्रोटीन आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन आरबीसी का मेन कंटेंट है। अच्छा, विटामिन कौन कौन सी जरूरी है आरबीसी के लिए, विटामिन B12 जरूरी है, फॉलिक एसिड जरूरी है और आयरन जरूरी है। ठीक है। तो मेनली हम क्या, देखो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। फॉलिक एसिड भी आयरन से रिलेटेड और आयरन से रिलेटेड ये भी। तो हम बात करें अगर हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन को आयरन बहुत ही आवश्यक मात्रा में चाहिए होता है। देखो हर एक लाइन से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तो सिंपल सी बात है, इजी तरीके से हम एकदम पढ़ रहे हैं। ट्रिक कैसे याद रखेंगे सर, आरबीसी 120 दिन जिए, यानी आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी, 120 दिन। हड्डी पे बने यानी रेड बोन मैरो में बने और एचबी ले जाए, ट्रांसपोर्टेशन किसका करेगी, हीमोग्लोबिन का। तो ये सिंपल सी बात हो गई आरबीसी की। अब आरबीसी में आया हीमोग्लोबिन वर्ड, तो हीमोग्लोबिन को भी देखते हैं। यानी हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। अब हीम क्या है, जिसको एचबी बोलते हैं हम शॉर्ट में, हीम बोलते हैं आयरन, यानी आयरन को हम हीम बोल सकते हैं, और ग्लोबिन जो होता है ग्लोबिन प्रोटीन का पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना, हीम और ग्लोबिन, यानी आयरन और ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की रेंज पुरुष में कितना हो सकती है, 13 से 17 ग्राम पर डीएल, महिला में 12 से 15 ग्राम पर डीएल और बच्चों में 11 से 14 ग्राम पर डीएल। फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई हीमोग्लोबिन की। इसके अलावा कैसे याद रखोगे, 13 से 17 पुरुष की शान, 12 से 15 महिला की जान। ये सिंपल सी बात हो गई हीमोग्लोबिन की। इसके अलावा बात करें डब्ल्यूबीसी, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स कह सकते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन में एक चीज़ और याद रखना, हीमोग्लोबिन ना, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन अणुओं को लेके जा सकता है, यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को कैरी करता है, सिंपल सी बात। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। फंक्शन क्या है ल्यूकोसाइट का, रोग प्रतिरोधक कार्य, यानी जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको कौन संभालता है, डब्ल्यूबीसी संभालता है। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 1 से 2 दिन की होती है। काउंट क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, 4000 से 11000 mm³। ये डब्ल्यूबीसी के काउंट हो गई। कहाँ बनते हैं, ये भी बोन मैरो में बनते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड्स में भी बनाए जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। टाइप्स कैसे हो सकते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। सिंपल सी बात, ग्रेन्युलोसाइट यानी जिनके अंदर ग्रेन्यूल पाए जाएंगे, और एग्रेन्युलोसाइट जिनके अंदर ग्रेन्यूल एब्सेंट होंगे। ये सिंपल सी बात हो गई। ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, यानी
न्यूट्रोफिल हो गए, इस्नोफिल हो गए, बेसोफिल, ग्रेनुलोसाइट है, इसके अंदर ग्रेन्यूल पाए जाएंगे। एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सिंपल सी बात, याद कैसे रखोगे? ग्रेन्यूलोसाइट में साइट आ रहा है तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये जो साइट्स वाली चीज़ें हैं ये एग्रेनुलोसाइट होंगी, इसके अंदर ग्रेन्यूल नहीं पाए जाएंगे। और बाकी जितने बचे बेसोफिल, मोनोफिल, इस्नोफिल यानी फिल वाले चीज़ें जो होंगी। फिल मतलब क्या होता है? जैसे कोई बर्तन है, इसमें ये चीज़ फिल कर दो, तो जितने भी फिल वाले सामान आएंगे वो ग्रेन्यूलोसाइट होंगे। ठीक है, उनके अंदर ग्रेन्यूल फिल है, भरा हुआ है। ऐसे याद रख लोगे आप आसानी से कि जो फिल वाले चीज़ हैं वो ग्रेन्यूलोसाइट है, उसके अंदर ग्रेन्यूल भरा हुआ है, तो वो ग्रेन्यूलोसाइट। और लिम्फोसाइट जो साइट वाली चीज़ें हैं उनके अंदर कुछ नहीं, तो वो एग्रेन्यूलोसाइट। अब सर जी याद कैसे रखोगे WBC के टाइप्स को? ऐसे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नेवर लेट मंकी ईट बनानास, यानी मंकी को बनाना मत खाने दो। नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। अब ये साइज का भी आपका यही हो जाएगा। एन फॉर नेवर का मतलब न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल, ये होती है इसकी ऑर्डर। नेवर लेट मंकी ईट बनानास, ये सिंपल सी बात हो गई। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के कंपोजिशंस क्या क्या हैं। ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जा सकता है? RBC पाया जाता है, WBC पाया जाता है, प्लेटलेट पाया जाता है और प्लाज्मा पाया जाता है। ये WBC की कंपोजिशंस हो गई। RBC की परसेंटेज कितनी होती है? 44% RBC पाया जाता है। WBC कितना? <1%। प्लेटलेट कितना? <1%। और प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। तो मेनली 55% तो प्लाज्मा हुआ, उससे कम 44% RBC हुआ, बचे हुए <1% में क्या आ गए? WBC, प्लेटलेट आ गए। अब फंक्शन की बात करें तो RBC का काम ऑक्सीजन ले जाना, WBC का काम इम्यूनिटी के लिए, प्लेटलेट का काम रक्त का थक्का बनाना और प्लाज्मा का काम प्रोटीन और आयन या हार्मोन का संचयन करना होता है। ये हो गई कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब RBC के कंपोजिशन से शुरू करें तो RBC की लाइफ स्पान कितनी? 120 दिन। शेप कैसा होता है? बाई कॉन्केव डिस्क का होता है। ठीक है, काउंट कैसे करते हैं? काउंट में कितना आता है? 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ब्लड में होता है। टेस्ट कैसे लगाते हैं RBC की? टेस्ट का पता करना हो तो कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे RBC काउंट के लिए? RBC काउंट करेंगे, हीमोक्रिट टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट होते हैं, ये टेस्टेज होते हैं कुछ RBC के लिए। ठीक है, अब बात करें हम हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन देखो नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 13 से 17 ग्राम पर DL, महिला में 12 से 15 ग्राम पर DL। लो हीमोग्लोबिन होगा तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एनीमिया। अच्छा, हीमोग्लोबिन हाई हो जाएगा तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथीमिया। अच्छा, टेस्ट कैसे लगाते हैं हीमोग्लोबिन का? तो इसका कई सारे टेस्ट आते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? साहलीज मेथड और साइमेथ हीमोग्लोबिन मेथड। तो ये भी आधुनिक मेथड है, ये ज़्यादा यूज होता है, और साहली पुराना मेथड है, कम यूज होता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन के टेस्ट के मेथड्स हो गए। फिर आता है WBC का हमने देखा कि न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल। याद कैसे रखोगे? नेवर लेट मंकी ईट बनाना, ये सिंपल सी बात हो गई। नेवर लेट मंकी ईट बनानाज। और यही घटता क्रम हो गया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल में सबसे ज़्यादा कौन है, तो नेवर सबसे ज़्यादा, यानी न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये घटता हुआ क्रम है? ठीक है, तो लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल सबसे बड़ा, देन लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन इस्नोफिल, और देन सबसे कम कौन सा आ जाएगा? बेसोफिल आ जाएगा। अब फंक्शंस की बात करें तो न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है? बैक्टीरिया से लड़ते हैं 60 to 70% पार्ट। ठीक है, लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है? ये वायरस से लड़ते हैं। अब याद रखना, बैक्टीरिया से न्यूट्रोफिल लड़ रहा है और वायरस से लिम्फोसाइट लड़ रहा है। मोनोसाइट्स क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस यानी भक्षण करते हैं, यानी निगल जाते हैं, कोई बड़ा आपके अंदर पैथोजन आ गया हो तो। ईसनोफिल्स क्या करते हैं? एलर्जी में हेल्प करते हैं या परजीवी को में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बेसोफिल क्या करते हैं? ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ये भी एलर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और निमोनिक तो आपने याद ही कर लिया। इसके अलावा प्लेटलेट है, प्लेटलेट को हम और क्या कह सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है प्लेटलेट का? रक्त का थक्का बनाना, यानी क्लॉटिंग। क्लॉटिंग में इस्तेमाल किया जाता है प्लेटलेट, सिंपल सी बात। प्लेटलेट काउंट कितनी होती है? 1.5 से 4 लाख पर mm³। ये हो गई प्लेटलेट की काउंट। लाइफ स्पैन कितनी? 7 से 10 दिनों तक। बनते कहाँ हैं? मेगा कैरियोसाइट से, यानी मेगा कैरियोसाइट्स किसका निर्माण करती हैं? प्लेटलेट का निर्माण करती हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? प्लेटलेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं? फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनता है। ठीक है, टेस्ट कैसे लगता है प्लेटलेट का? प्लेटलेट काउंट के द्वारा, ब्लीडिंग टाइम यानी BT और क्लॉटिंग टाइम CT के द्वारा लगता है। लो प्लेटलेट की कंडीशन को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी इसमें क्या होगी? प्लेटलेट कम बनेगा तो बॉडी में रक्तस्राव चालू हो जाएगा, तो रुक नहीं सकता। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो प्लेटलेट के लो काउंट को बोल दिया।
ऐसे हमने देखा था अगर हीमोग्लोबिन की लो काउंट हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। अब देखें प्रमुख टेस्ट और उसके उद्देश्य, कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं हीमेटोलॉजी में, उनके क्या क्या उद्देश्य हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट आता है सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी ये क्या करता है, सभी सेल्स की संख्या को दर्शाता है। ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये क्या करता है, सूजन या संक्रमण की पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर क्यों बनाते हैं, कोशिकाओं की बनावट की स्टडी करनी हो तो बनाते हैं। बीटीसीटी लगाते हैं क्यों, रक्तस्राव का समय यानी जो ब्लीडिंग हो रहा है, कितनी देर में क्लॉटिंग हो रहा है, उसकी टाइमिंग की पता लगाने के लिए हम बीटीसीटी लगाते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, बोन मैरो की एक्टिविटी देखने के लिए हम रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। अगला देखते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है, ईएसआर क्या है जिसको हम बोलते हैं। ईएसआर की नॉर्मल रेंज पहले याद रखो, पुरुषों में कितनी, 0 से 15 mm पर घंटे, और महिलाओं में कितनी, 0 से 20 mm प्रति घंटे। ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की नॉर्मल रेंज हो गई। कब कब बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन हो गया, टीबी हो गया, एनीमिया हो गया, इनमें ईएसआर बढ़ जाएगा आपका। घटता कब है, पॉलीसाइथीमिया हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गई, या एनीमिया यानी ब्लड की कमी शरीर में, तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी घट जाएगा। सिंपल सी बात। ट्रिक कैसे याद रखोगे सर, ईएसआर बढ़े रोग में, घटे आरबीसी के रोग में, यानी आरबीसी जब कम होगी तो ईएसआर कम हो जाएगा, और शरीर में कोई रोग होगी तो आरबीसी बढ़ जाएगा। जैसे इन्फ्लामेशन, टीबी, एनीमिया के केस में ईएसआर बढ़ जाएगा। ये सिंपल सी बात हो गई। अब बात करें एनीमिया क्या है। एनीमिया मतलब एचबी की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का क्या काम, ऑक्सीजन के शरीर के हर अंगों तक पहुंचाना, तो ऑक्सीजन हर शरीर के कम अंगों तक कम पहुंचेगा। सिंपल सी बात। तो सिम्टम्स क्या आएंगे, थकान, आपके शरीर में थकान बना रहेगा, आपको चक्कर आएगा, त्वचा का रंग पीला दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गई हीमोग्लोबिन के कुछ कमी के लक्षण। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की कमी से या एनीमिया के कौन कौन से टाइप्स हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है जिसमें विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, हीमोलिटिक एनीमिया है जिसमें आरबीसी टूटते हैं, ठीक है। अब मेनली हम बात करें एनीमिया के टाइप्स की, तो आयरन डिफिशियंसी, परनीसियस एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या हो सकता है, आयरन की कमी हो सकती है, ठीक है। पहचान कैसे होगा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक आरबीसी, ठीक है। परनीसियस एनीमिया में विटामिन B12 की कमी हो जा रही है, ये मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया से आप पहचान सकते हो। हीमोलिटिक एनीमिया में आरबीसी टूट जा रहा है, इसमें क्या होता है, रेटिकुलोसाइट इंक्रीज हो जाता है, बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है। कैसे याद रखोगे सर, आईपीएच फॉर आयरन, परनीसियस और हीमोलिटिक एनीमिया, ये हो गए एनीमिया के टाइप, ठीक है। आगे हम बात करें तो आता है कोएगुलेशन पाथवे। कोएगुलेशन पाथवे यानी कोएगुलेशन पाथवे मतलब हम ये कह सकते हैं जो अपने शरीर में क्लॉटिंग हो रही है या क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनकी क्या क्या पाथवे है, उनके लिए कौन कौन सा टेस्ट लगाते हैं वो देख लेते हैं। पाथवे की बात करें तो इंट्रिंसिक पाथवे हो सकती है, एक्सटेंसिव पाथवे हो सकती है, या कॉमन पाथवे हो सकती है, ठीक है। टेस्ट कौन कौन से लगाते हैं, इंट्रिंसिक के लिए एपीटीटी टेस्ट लगाते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 12, ठीक है। ये बात हो गई। एक्सट्रिंसिक पाथवे में बात करें एक्सट्रिंसिक पाथवे की, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में पीटी टेस्ट लगाते हैं फैक्टर 7 के लिए। कॉमन पाथवे में बोथ टेस्ट लगते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ और 10th, ठीक है। ये बात हो गई कोएगुलेशन पाथवे की। अब बात करें कोएगुलेशन यानी क्लॉटिंग कैस्केड जिसको हम बोलते हैं, या क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, कैसे याद रखोगे सर। इसको याद रखना, फूलिश पीपुल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। ये सिंपल सी बात हो गई। अब फूलिश से क्या हो जाएगा, फिब्रिनोजेन हो जाएगा, प्यूपिल से प्रोथ्रोम्बिन, ट्राई से थ्रोम्बोप्लास्टिन, स्लोप से स्टेबल एंटीजन वो हो जाएगा क्लॉटिंग फैक्टर, क्रिसमस से क्रिसमस क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा इस चीज़ को याद रख लोगे तो ये सिंपल सी बात है कि ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर आपको याद हो जाएंगे। यानी टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं। फर्स्ट फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, ठीक है। इसके अलावा लेबाइल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोलिटिक ए, एंटी हीमोलिटिक बी, स्टुअर्ट प्रॉवर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसेटेंट, इमेजिन फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये फैक्टर हो गए। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, फ्यूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन, ठीक है। तो ये हो गए कोएगुलेशन फैक्टर्स की या क्लॉटिंग फैक्टर्स की, जिसको हम क्लॉटिंग कैस्केड भी कहते हैं। अब ऐसे इसको सर जो टेस्ट था वो कैसे याद रखोगे सर,
पीटी किसके लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए, एपीटीटी इंट्रिंसिक के लिए। ये सिंपल सी बात हो गई। अब तक हमने जितना पढ़ा उसके हम कुछ फ्लैश कार्ड देख लें, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें आएगा आरबीसी का जीवन काल कितने दिन, 120 दिन के लिए। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन, रोगों से लड़ना। प्लेटलेट का क्या कार्य है भाई, प्लेटलेट का कार्य है खून को जमाना यानी थक्का बनाना। एचबी की नॉर्मल लेवल पुरुष में 13 से 17 ग्राम पर डी। यूनिवर्सल डोनर की बात करें कौन हो सकता है, ओ नेगेटिव। एनीमिया में किसकी कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ईएसआर कब बढ़ता है, इन्फ्लामेशन में बढ़ सकता है, शरीर में कोई भी रोग होगा, टीबी हो गया, उन केस में से ईएसआर बढ़ जाएगा। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक प्रतिशत, अब हमने बताया था नेवर लेट मंकी ईट बनाना, तो एन फॉर न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल में सबसे ज़्यादा डब्ल्यू वो हो जाएगा परसेंटेज। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4, ए बी और ओ। क्लॉटिंग फैक्टर्स में कौन सा आयन जरूरी है, तो कैल्शियम आयन क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए जरूरी है। ये सिंपल सी बात हो गई। इसके अलावा और क्वेश्चन की बात करें तो आरबीसी की जीवन अवधि कितनी है, 120 दिन की। सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल 60 से 70%। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आरबीसी कैसा होता है, माइक्रोसिटिक होता है, हाइपोक्रोमिक होता है। इसके अलावा प्लेटलेट काउंट कम होने से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। साहली विधि किसके लिए जांच की जाती है, हीमोग्लोबिन जांच के लिए साहली एस्टिमेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं टॉपिक, हीमेटोपोइसिस यानी क्रिया को हीमेटोपोइसिस बोला जाता है। डिफिनेशन क्या हुई, रक्त कोशिकाओं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का निर्माण, इसको बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। भ्रूण में, यकृत और प्लीहा में बनता है। और जन्म के बाद आरबीसी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में। तो अब क्वेश्चन है कि अगर कोई भ्रूण है यानी भ्रूण में आरबीसी का निर्माण या हेमेटोपोइसिस कहाँ बनता है, तो आप आंसर लगाना लीवर में या स्प्लीन में। लेकिन अगर बर्थ हो चुकी है बच्चे की, तो बर्थ के बाद रेड बोन मैरो में हेमेटोपोइसिस प्रक्रिया होगी। विटामिन कौन कौन से जरूरी हैं मेटोपोइसिस के लिए, विटामिन B12 जरूरी है, फॉलिक एसिड जरूरी है, आयरन जरूरी है। एक और चीज़, स्टेम सेल्स जिसको बोलते हैं, जो रेड बोन मैरो में स्टेम सेल से आरबीसी बनती है, वो कैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। यानी उस स्टेम सेल का पूरा नाम क्या है, प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। इस अब अगला देखते हैं, रेटिकुलोसाइट किसको बोलते हैं। रेटिकुलोसाइट यानी अधिपक्व आरबीसी, यानी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है अभी, ये इमेच्योर आरबीसी होते हैं। तब आपसे आप कोई पूछे रेटिकुलोसाइट क्या है भाई, तो इसको बोल सकते हैं हम इमेच्योर आरबीसी को हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। अब रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाए शरीर में, तो यानी शरीर आरबीसी बना रहा है, ठीक है। यदि रेटिकुलोसाइट शरीर में अगर बढ़ा हुआ है तो शरीर आरबीसी का निर्माण कर रहा है, सिंपल सी बात हो गई। रेंज कितनी होती है, 0.5 से 2%। बढ़ता कब कब है, ब्लड की कमी हो गई या ब्लीडिंग हो गया, रक्तस्राव हो गया, वहाँ रेटिकुलोसाइट बढ़ जाएगा। घटता कब है, बोन मैरो डिसऑर्डर में। अब बोन मैरो डिसऑर्डर होगा तो सिंपल सी बात है कि ब्लड कम बनेगा शरीर में, तो रेटिकुलोसाइट भी घट जाएगा। ये रेटिकुलोसाइट हो गया। अगले टॉपिक की बात करें तो एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। किसी बच्चे ने पूछा था कमेंट बॉक्स में कि वो जो हमने एक ट्रिक दिया था लैब डायग्नोसिस वाला, तो हाँ इसका नॉर्मल रेंज नहीं लिखा था, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आप यहाँ देख लो, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी यानी आरबीसी इंडिसेस की बात करें तो इसमें कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, एमसीवी आते हैं, एमसीएच आते हैं, एमसीएचसी आते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो एमसीवी का फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच का फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी का फुल फॉर्म मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये सिंपल सी बात। रेंज की बात करें तो एमसीवी की रेंज कितनी, 80 से 100 FL। एमसीएच की रेंज कितनी, 27 से 33 पिकोग्राम। और एमसीएचसी का परसेंटेज 32 से 36% होता है। ये नॉर्मल रेंज की बात हो गई। फंक्शन क्या एमसीवी का, आरबीसी का आकार देखने के लिए। एमसीएच का, एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है, यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है उसको बोलते हैं एमसीएच। एमसीएचसी, एमसीएचसी यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन का घनत्व, यानी एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कितना घनत्व है उसको बोलते हैं एमसीएचसी। ये हो गई आरबीसी इंडिसेस की बात। अब देखते हैं पॉलीसाइथीमिया किसको बोलते हैं। पॉली मतलब अधिकता, और साइथीमिया यानी आरबीसी की अधिकता, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। अब इसमें क्या होता है, एचबी हो गई, हीमोक्रिट हो गई, आरबीसी काउंट ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, बोन मैरो डिसऑर्डर होगा, यानी बोन मैरो में कोई डिसऑर्डर हो गया तो या तो कम बनाएगा या तो इतना बना देगा कि शरीर संभाल ना पाए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ सेकेंडरी, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे आप जा रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उस केस में भी आरबीसी बढ़ेगा आपके बॉडी में। सिम्टम क्या क्या है, सिर दर्द हो जाएगा, लाल चेहरा होगा, थकान लगी, ठीक है। टेस्ट कैसे लगाते हैं, एचबी कितनी होनी चाहिए, 18 ग्राम पर DL मेल में कम होनी चाहिए। इससे कम आरबीसी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आरबीसी है
तो इस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया नाम दे सकते हैं। अगला टॉपिक आता है ल्यूकीमिया यानी WBC का कैंसर। ल्यूकीमिया को हम क्या बोल सकते हैं? WBC का कैंसर। डेफिनेशन क्या क्या है? असामान्य WBC की वृद्धि, यानी WBC इतना बढ़ जाए कि उसकी मतलब बढ़ने की लिमिटेशंस को हम ना काउंट कर पाए, उसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्यूट या तो क्रॉनिक। एक्यूट या तो क्रॉनिक, सिंपल सी बात। लिम्फोसिटिक और माइलोजीनस, ठीक है। लिम्फोसिटिक और माइलोजीनस ये हो गई ल्यूकीमिया के टाइप्स। टेस्ट क्या क्या लगते हैं? बोन मैरो की बायोप्सी करते हैं हम, इसके अलावा CBC टेस्ट से भी, यानी उसमें WBC का स्तर बढ़ा हुआ होता है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं ल्यूकीमिया को। सिम्टम्स क्या क्या हैं? बुखार, थकावट या खून बहना, ठीक है। यहाँ देख तो MCV, MCH और MCSC में एक और फार्मूला लगाया जाता है। फार्मूला भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। MCV में SCT इंटू 10/RBC, ठीक है। MCH में क्या लगाते हैं? HB इंटू 10/RBC। MCSC निकालना हो तो HB इंटू 100/HCT। ये सिंपल सी बात हो गई। यूजेज हमने देख लिया RBC का आकार के लिए HB प्रति RBC और RBC में HB की सघनता के लिए ये टेस्ट लगाए जाते हैं। अब देखते हैं हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसेस, यानी मैलिग्नेंसेस को बोलते हैं हम कैंसर। ल्यूकीमिया में कौन कौन से टाइप आते हैं? AML, ALL, CML, CLL, ठीक है। पहचान क्या क्या है? ब्लास्ट्स इन ब्लड, यानी RBC की अधिकता हो जाएगी ब्लड में। इसके अलावा लिम्फोमा, लिम्फोमा में क्या होता है? हॉटकिन्स डिजीज और नॉन हॉटकिन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? लिम्फ नोड की बायोप्सी की जाती है, पहचान, ठीक है। ट्रिक कैसे याद रखोगे? अक्यूट माई लिटिल चाइल्ड यानी आल, ये किसमें? बच्चों में। AML वयस्कों में, ये सिंपल सी बात हो गई। हीमोफीलिया यानी खून नहीं जमना, ये एक डिसऑर्डर का नाम है जिसमें खून नहीं जमता, हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया ए में कौन से क्लॉटिंग फैक्टर जो हमने अभी देखे थे? 13 क्लॉटिंग फैक्टर, तो हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी हो जाएगी। हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाएगी। ये सिंपल सी बात हो गई। सिम्टम्स क्या क्या है? हीमोफीलिया के चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव। अच्छा, एक और होता है रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज किसना? इंग्लैंड की एक महारानी थी विक्टोरिया, तो उनको ये हीमोफीलिया डिजीज था, तो इसीलिए इसको हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि रॉयल डिजीज किसको बोलते हैं? हीमोफीलिया को बोलते हैं। सिम्टम्स क्या है? चोट लग जाएगा तो आपकी फैक्टर की कमी है, तो फैक्टर की कमी, तो इसकी वजह से क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी और खून बहता ही चला जाएगा। अनुवांशिक रोग है ये, और कौन सा अनुवांशिक रोग है? तो हम बात करें एक्स लिंक्ड रेसेसिव रोग है। ट्रिक कैसे याद रखोगे? हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 और बी के लिए 9, ये सिंपल सी बात होगी। थैलेसीमिया की बात करें तो इसमें क्या होगा? HB सिंथेसिस में दोष आ जाए, एनीमिया हो सकता है सिम्टम, फेशियल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, हेपेटो स्प्लेनोगेमेली हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हीमोग्लोबिन का कर देंगे तो थैलेसीमिया की पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्तदान। ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया यानी ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक विकार। इसमें क्या होता है? RBC सिकल सेल की हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो अनुवांशिक विकार है, HBS के कारण RBC सिकल सेल के हो जाते हैं। सिम्टम कैसे हैं? दर्द, थकान, ऑर्गन डैमेज। डायग्नोस्टिक सिकल टेस्ट आता है। इसके अलावा HB इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी सिकल सेल एनीमिया की पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करें हीमोग्लोबिनोपैथीसिस में, इसमें क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया, इसमें भी होता है HBS की उपस्थिति। सिकल सेल एनीमिया के उस शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? HBS, यानी हीमोग्लोबिन को कैसे दर्शाएंगे? सिकल सेल एनीमिया के रोगी के हीमोग्लोबिन को हमें दर्शाना तो HBS से दर्शाएंगे। इसकी उपस्थिति यानी सिकलिंग टेस्ट कराएंगे। थैलेसीमिया हो सकती है, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकती है, इसमें HbA2 बढ़ा हुआ दिखेगा। टेस्ट कैसे लगाते हैं? NEST ROFT टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट ड्राफ्ट टेस्ट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसके अलावा पेरिफेरल स्मेयर से भी हेमोग्लोबिनोपैथीसिस की पता लगाया जा सकता है। ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ब्लड को नष्ट करने लगता है, यानी ऑटो इम्यून, इम्यूनिटी के दोष के कारण ये डिसऑर्डर्स होता है। तो ऑटो इम्यून में क्या आता है? ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं? कॉम टेस्ट के द्वारा, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट के द्वारा ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर का पता लगाते हैं। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ल्यूपस एंटीकोगुलेंट टेस्ट, इसके अलावा एंटी फॉस्फोलिपिड लिपिड सिंड्रोम भी इसी में लगाया जाता है। अब कुछ स्पेशल हीमेटोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो और कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं? ऑस्मोटिक फ्रेगिलिटी टेस्ट, जिसको OFT बोलते हैं, इसका क्या काम है? स्फेरोसाइटोसिस में पॉजिटिव दिखाता है। इसके अलावा हेंज बॉडी स्टेन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? G6PD डिफिशियंसी में।
एली सेल टेस्ट कब लगाते हैं? SLE यानी सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेथस यानी SLE में एली टेस्ट लगते हैं। इसके अलावा डोनेथ लैंड स्टीनर टेस्ट कब लगाते हैं? प्रोक्सिमल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, यहाँ डोनेथ लैंड स्टीनर टेस्ट लगाया जाता है। कुछ फ्लैश कार्ड सेट की बात करें, यानी अब तक हमने जो पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चंस देखें तो हेमेटोपोइसिस कहाँ पाया जाता है? तो हेमेटोपोइसिस कहाँ होता है, साइट क्या होती है जहाँ रक्त निर्माण होता है? तो ब्लड बोन मैरो में होता है। रेटिकुलोसाइट क्या है? इमेच्योर आरबीसी है। पॉलीसाइथीमिया में क्या क्या बढ़ता है? आरबीसी बढ़ता है, यानी ब्लड ज़्यादा हो जाए तो आरबीसी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोक्रिट बढ़ेगा। एमसीवी क्या बताता है? आरबीसी का आकार बताता है। हीमोफीलिया एम में कौन सा फैक्टर है? फैक्टर 8 है। थैलेसीमिया कौन सा रोग होता है? अनुवांशिक एचबी डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल में कौन सा हीमोग्लोबिन दोष है? एचबीएस का दोष है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट की बात करें, हीमेटोलॉजी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं? हीमोग्लोबिनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कार्य है एचबी मापना। न्यूबॉर्ग चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका काम है आरबीसी डब्ल्यूबीसी की काउंट। ईएसआर ट्यूब दो तरह के होते हैं, वेस्टरग्रैंड और वेंट्रोब। इसका क्या काम? ईएसआर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कूल्टर काउंटर ऑटोमेटिक सेल काउंटर होता है, इसमें सीबीसी वगैरह लगा सकते हैं। अब बात करें हम रेड बोन मैरो एस्पिरेशन। बोन मैरो एस्पिरेशन की बात करें तो कहाँ से लेते हैं? बोन मैरो एस्पिरेशन की साइड क्या है? इलियक क्रेस्ट यानी हिप बोन से ले सकते हैं या इलियक स्पाइन से ले सकते हैं। इसके अलावा क्यों करते हैं? ल्यूकीमिया में, एप्लास्टिक एनीमिया में, या बोन मैरो फंक्शंस की जांच करनी हो तो हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं। नीडल कौन कौन सी यूज होती है इसके लिए? सलाह नीडल, या यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है पर आप लिख लेना, सलाह नीडल और जेम्स डिस नीडल यूज़ करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी। हेंज बॉडीज या जॉली हॉवेल जॉली बॉडीज़ क्या होती हैं? हेंज बॉडीज इसको इस्तेमाल करते हैं G6PD डेफिशिएंसी में। इसमें क्या होता है? आरबीसी के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन दिखता है, जिसको बोलते हैं हेंज बॉडी। अब क्वेश्चन आ जाए हेंज बॉडी हमें कहाँ दिखते हैं, तो सीधे सीधे आप टिक करना, G6PD डेफिशिएंसी में हेंज बॉडी दिखाई देते हैं। और बात करें होवेल जॉली बॉडीज़ कहाँ दिखती हैं? स्प्लीन के हटाने के बाद दिखाई देती हैं होवेल जॉली बॉडीज़। ये सभी पेरिफेरल स्मीयर में दिखती हैं, याद रखना। जब हम पेरिफेरल स्मीयर बनाएंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, तो वहाँ हेंज बॉडीज और हॉवेल जॉली बॉडीज़ दिखाई देंगी। ये सिंपल सी बात हो गई। अब बात करें एप्लास्टिक एनीमिया की। एनीमिया मतलब एप्लास्टिक का मतलब पूरी तरह से बंद, एनीमिया मतलब रक्त की कमी, यानी रक्त निर्माण पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है? बोन मैरो काम नहीं करता। कारण क्या क्या हो सकते हैं? रेडिएशन हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? फटीग यानी थकान बनी रहेगी, ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शंस बना रहेगा। डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती हैं? सीबीसी, पेंटोसाइटोपिनिया हो सकती है, जिसमें आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी तीनों की कमी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या होता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका ट्रीटमेंट होता है एप्लास्टिक एनीमिया का। ट्रिक से कैसे याद रखोगे? एप्लास्टिक इज इक्वल टू आल सेल गोन। ये सिंपल सी बात हो गई। आगे बात करें हम G6PD डेफिशिएंसी की, तो हमने देखा था हेंज बॉडी किस में दिखते हैं? G6PD में दिखते हैं। कारण क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी। अब कई बार तो आपसे सीधे सीधे इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, आरबीसी जल्दी टूटते हैं, यानी हीमोलिटिक एनीमिया होता है इसमें। ट्रिगर क्या क्या करती हैं? सल्फा ड्रग्स, फेवाबीन्स यानी फेवाड्रबीन्स इसमें ट्रिगर करती हैं। डायग्नोसिस क्या होता है? G6PD टेस्ट लगता है। क्लू हेंज बॉडी दिखाई देंगे पेरिफेरल स्मीयर के द्वारा। ये सिंपल सी बात होगी। अब बात करें माइली प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? बोन मैरो में बहुत ज़्यादा सेल्स बनने लगे तो। टाइप्स क्या क्या होती हैं? पॉलीसाइथीमिया वेरा हो सकता है, क्रोनिक मायोलाइड ल्यूकीमिया CML जिसको बोलते हैं, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया हो सकता है। इसके अलावा माइलोफाइब्रोसिस हो सकता है। CML में ये क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं T/9:22 रेशियो में फिलाडेल्फिया एक क्रोमोसोम होता है, ये इतना 9:22 के रेशियो में मिलता है माइलीफ्रोटिव डिसऑर्डर में। प्लेटलेट डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? ITP हो सकती है, जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिक परप्यूरा, ITP। ठीक है, ऑटो इम्यून होता है, इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है? पैची बन जाए, छोटे छोटे लाल लाल दाने दिखाई देंगे। इसके अलावा गम ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आएगा। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है? स्टेरॉइड्स ले सकते हैं। आगे हम बात करें TTP, ये क्या होता है? थ्रोम्बोबायोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसमें क्या होता है? माइक्रोवेस्कुलर क्लॉट्स बनाए जाते हैं।
पेंटेड क्या हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में रीनल फेल्योर, न्यूरो सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। हीमोस्टेसिस क्या बोलते हैं, रक्त का बहाव रोकने की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस बोलते हैं। 3 चरण होती है इसमें, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और कोएगुलेशन कैस्केड। अब इसमें 3 चरण होती हैं हीमोस्टेसिस की, यानी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी रक्तवाहिकाओं की संकुचन, यानी रक्तवाहिकाएं जो हैं वो संकुचित होंगी। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसके अलावा लास्ट में क्लॉट बनेगा जिसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन कैस्केड। इसके अलावा हम बात करें डी डाइमर टेस्ट, एक और टेस्ट आया है डी डाइमर, जिसको हम बोलते हैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फिब्रिन बैकग्राउंड प्रोडक्ट के लिए। कब कब बढ़ेगा, डीबीटी में बढ़ेगा, पीई में बढ़ेगा, डीआईसी में बढ़ेगा और कोविड-19 में डी डाइमर बढ़ जाएगा। इसके अलावा उपयोग कहाँ करते हैं इसका, थ्रोम्बस यानी क्लॉट की पहचान के लिए हम डी डाइमर टेस्ट लगाते हैं। अब बात करें बीटी और सीटी की, यानी इंपॉर्टेंट है ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। बीटी कब बढ़ेगा, प्लेटलेट प्रॉब्लम में बढ़ जाएगा। सीटी कब बढ़ेगा, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी में बढ़ा हुआ मिलेगा सीटी। ठीक है, टेस्ट क्या क्या टेस्ट का नॉर्मल रेंज कितना, बीटी का नॉर्मल रेंज 2 से 7 मिनट, प्लेटलेट फंक्शन के लिए सिग्निफिकेंट होता है। सीटिंग का नॉर्मल रेंज कितना, 3 से 11 मिनट, कोएगुलेशन फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये बीटी सीटी हो गई। आगे बात करें डीआईसी, डीआईसी हम तब से कहें तो डीआईसी का फुल फॉर्म डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जिसको हम बोलते हैं डीआईसी। ऐसा कंडीशन जहाँ खून जमता भी है और बहता भी है, इसको हम बोलते हैं डीआईसी। कॉजेज क्या क्या है, सेप्सिस, ट्रॉमा, स्नेक बाइट। ठीक है, टेस्ट क्या, पीटी इंक्रीज बढ़ा हुआ आएगा, एपीटीटी, इसके अलावा डी डाइमर इंक्रीज होगा और प्लेटलेट की संख्या कम हो जाएगी डीआईसी में। ट्रीटमेंट क्या क्या है, ट्रीट कॉज प्लस सपोर्टिव। ठीक है, कॉज जो है, जो लक्षण है, जैसे स्नेक बाइट है तो स्नेक बाइट को हम ट्रीट कर सकते हैं, इसके अलावा सपोर्टिव हो सकते हैं। ईडीटीए, ईडीटीए को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी में काफ़ी वाइडली यूज है। अभी आगे हम वो भी देखेंगे, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। अभी यहाँ पे ईडीटीए समझो, ईडीटीए का फुल फॉर्म कई बार आता है एथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटीए का फुल फॉर्म एथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। पर्पस क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है ईडीटीए, जिसके खून न जमे। कलर ऑफ ट्यूब कैसा होता है ईडीटीए का, पर्पल या लेवेंडर कलर में होता है और यूज कहाँ कहाँ होता है, सीबीसी, ईएसआर या ब्लड स्मीयर में। ठीक है, अब बात करें कुछ क्वेश्चंस की, यहाँ तक हमने पढ़ लिया तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, सभी ब्लड सेल बनना बंद हो जाती हैं। हेंज बॉडी किस में दिखाई देता है, G6PD डिफिशियंसी में। G6PD डिफिशियंसी में क्या ट्रिगर होता है, सल्फा ड्रग्स या फेवाबीन्स। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किस में दिखाई देता है, CML में। ITP में प्लेटलेट कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। BT-CT में क्या डिफरेंस है, BT यानी प्लेटलेट और CT क्लॉटिंग फैक्टर। डी डाइमर टेस्ट कब बढ़ता है, क्लॉट बनने पर बढ़ता है। DIC में क्या होता है, खून जमे भी और बहे भी। EDTA कलर कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है। CPC के लिए कौन सा ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है, तो EDTA ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ कंडीशंस देख लें तो एनीमिया के बोनस हाइल्ड कुछ अधिक क्वेश्चन जो सवाल आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिक कैसे याद रखोगे। माइक्रोसिटिक होता है और हाइपोक्रोमिक होता है, टाइप किसका है, एनीमिया का। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में माइक्रोसिटिक और विटामिन B12 या फोलेट की कमी हो जाती है, ये भी एनीमिया का टाइप है। सिकल सेल कहता होता है, जेनेटिकल होता है। HbS हीमोग्लोबिन हो जाता है, पेन क्राइसिस होता है। हीमोफीलिया एक ऐसा है क्लॉटिंग फैक्टर का डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक्सलिन रिसेसिव डिसऑर्डर है, सॉरी। इसमें फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। पॉलीसाइथेमिया वीरा में क्या होता है, RBC बढ़ जाता है। इसके अलावा JAK2 म्यूटेशन हो जाता है, माइलिफ्रोटिव माइली प्रोफिलेटिव हो जाता है। इसमें पॉलीसेथेमिया वीरा में CML में क्या होता है, रेशियो कितना हो जाता है, 9:22। ल्यूकीमिया यानी कैंसर का एक लक्षण है। अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की, यानी सैंपल लेने समय ट्यूब का सही क्रम क्या होता है ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। तो पहले ब्लड कल्चर ट्यूब स्टेराइल, फिर सोडियम साइट्रेट ट्यूब, इसका कलर हल्का नीला। देन सीरम ट्यूब, ये जिसको प्लेन वायल भी बोलते हैं, इसका कलर रेड या गोल्डन होता है। इपेरिन ट्यूब हरा होता है। EDTA ट्यूब बैगनी होता है। ग्लूकोज ट्यूब ग्रे होता है। ठीक है, ये सिंपल हो गई ऑर्डर ऑफ ड्रा। ल्यूकोमाइड रिएक्शन या ल्यूकेमिया जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्यों होता है, देखो कारण क्या क्या हो सकते हैं ल्यूकोमाइड रिएक्शन की। इन्फेक्शन हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, ल्यूकीमिया में कैंसर बन जाता है। लैप स्कोर क्या होता है, ल्यूकीमाइड रिएक्शन में हाई, ल्यूकीमिया में लो। WBC काउंट की बात करें तो ल्यूकोमाइड रिएक्शन में हाई, रेयरली होता है, कभी कभी 50,000 से ऊपर, और ल्यूकीमिया में तो कैंसर में तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ब्लास्टिस की बात करें तो ल्यूकोमाइड रिएक्शन में रेयर और ल्यूकीमिया में प्रेजेंट इन लार्ज नंबर में होता है।
अगला टॉपिक देखें तो आरबीसी का जीवन काल की हम बात करें तो कितने कितने जीवन काल होती हैं। आरबीसी का 120 दिनों तक, न्यूट्रोफिल्स की 6 से 7 घंटे ब्लड में, 1 से 2 दिन टिश्यूज़ में। ईसनोफिल की बात करें तो 8 से 12 दिन का। बेसोफिल की बात करें तो 1 से 2 दिन। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो हफ्तों से वर्षों तक। मोनोसाइट की बात करें तो 1 से 3 दिन रक्त में, महीनों तक ऊतकों में। प्लेटलेट की बात करें तो 7 से 10 दिन का होता है। ट्रिक कैसे याद रखोगे? आरबीसी 120 दिन, प्लेटलेट 7 से 10 दिन, डब्ल्यूबीसी अलग अलग दिन, यानी डब्ल्यूबीसी का आपको याद करना पड़ेगा कितने दिन तक कौन सी जीवित रहती है। इसके अलावा ब्लड सेल्स की पहचान कैसे करें, जिसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में स्मेयर बना के, तो उनकी पहचान कैसे होगी? न्यूट्रोफिल की पहचान कैसे? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है, बहु लोब्ड न्यूक्लियस और गुलाबी साइटोप्लाज्म। इस्नोफिल की पहचान बाई लोब्ड न्यूक्लियस और नारंगी ग्रेन्यूल्स, लाल नारंगी ग्रेन्यूल्स। बेसोफिल की पहचान अस्पष्ट न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस स्पष्ट नहीं होता और गहरे नीले ग्रेन्यूल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बड़ा न्यूक्लियस और कम साइटोप्लाज्म। मोनोसाइट की बात करें तो किडनी के आकार का न्यूक्लियस, यानी किडनी शेप्ड न्यूक्लियस मोनोसाइट में दिखाई देगी। इसके अलावा ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। अब बात करें हम रेटिकुलोसाइट काउंट की। ये इमेच्योर आरबीसी की संख्या को दर्शाता है, संकेत करता है बोन मैरो में कितनी तेजी से आरबीसी बन रहा है। स्थिति क्या बनती है? एनीमिया पॉजिटिव और हाई रेटिक। एनीमिया, इसमें क्या होता है, रेटिक काउंट 2% होता है, यानी एनीमिया भी हो साथ में पेशेंट को, और हाई रेटिकुलोसाइट हो तो लेस देन 2% रेटिक काउंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आरबीसी का लॉस हो रहा है, हीमोलिसिस और ब्लीडिंग हो रही है। अब एनीमिया और साथ में लो रेटिक आ जाए, यानी लेस देन 1% आ जाए, मोर देन 2% हो गया तब तो एनीमिया और हाई रेटिक, ठीक है। और एनीमिया प्लस रोटिक में, लो रेटिक में लेस देन 1%, इसमें क्या होता है, आरबीसी प्रोडक्शन की कमी हो जाती है, बोन मैरो फेलियर होने लगता है। अब बात करें पेरीफेरल ब्लड स्मेयर फाइंडिंग्स की, तो इसमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है, माइक्रोसिटिक दिखेगा, हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिखेगा। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया में कैसा दिखेगा? माइक्रोसिटिक आरबीसी दिखेगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखाई देंगे। सिकल सेल एनीमिया में सिंपल सी बात है, सिकल सेल आरबीसी दिखाई देगी। इसके अलावा बात करें G6PD डेफिशिएंसी में तो हेंज बॉडी दिखाई देंगी। थैलेसीमिया में टारगेटेड सेल्स और माइक्रोसिटिक आरबीसी दिखाई देगी। ल्यूकीमिया में इमेच्योर डब्ल्यूबीसी या ब्लास्ट सेल्स दिखाई देंगी। ये सिंपल सी बात हो गई। अब बात करें हम हीमोक्रिट की, तो हीमोक्रिट को हम पीसीवी बोल सकते हैं, यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम हीमोक्रिट बोलते हैं। यह क्या दर्शाता है? रक्त में कुल परसेंट आरबीसी कितना है? पुरुष में 42 से 52%, महिलाओं में 36 से 48%। हाई डिहाइड्रेशन पॉलीसेथीमिया, ये हाई हो जाएगा, और लो किसमें? एनीमिया में हीमोक्रिट लो हो जाएगा। अब बात करें हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स की, तो HbA, HbF, HCS और HbC, ये कुछ हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स हो गए। HbA नॉर्मल एडल्ट में पाया जाता है। इसमें क्या 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं। HbF यानी ये फीटल हीमोग्लोबिन की बात हो गई, इसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन पाए जाएंगे। HbS यानी सिकल सेल, इसमें म्यूटेशन हो जाता है बीटा चेन में। और HbC यानी HbC डिसीज़ में, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स इन आरबीसी पाए जाते हैं। ये सिंपल सी बात हो गई। अगला टॉपिक देखें तो ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, अभी हमने आगे भी देखा था, एक बार और देख लेते हैं। ESR इंक्रीज कब दिखाएगा? इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गया, या आरए हो गया, या मैलिग्नेंसी में ESR बढ़ा दिखाई देगा। ESR घटा कब दिखाई देगा? सिकल सेल एनीमिया या पॉलीसाइथीमिया में ESR कम दिखाई देगा। टेस्ट कौन कौन से लगते हैं? वेस्टरग्रेन मेथड या विंट्रोप मेथड। अब सर जी याद रखो कैसे कि वेस्टर्न कौन सा ओपन था और कौन सा क्लोज था, तो विंट्रोप में क्या ओ आ रहा है, क्लोज जैसा नहीं लग रहा, CLOSE क्लोज, तो विंट्रोप जो होता है वो क्लोज होता है, और वेस्टर्न गन पिपेट दोनों तरफ से ओपन होता है। ये सिंपल सी बात हो गई। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? पुरुष में 0 से 15 mm प्रति घंटे, महिलाओं में 0 से 20 mm प्रति घंटे की ESR रेंज होती है। इसके अलावा हम बात करें तो प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट, PFT, ठीक, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम यानी प्लेटलेट फंक्शन के लिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT टाइम, एक्सटेंसिक पाथवे के लिए, APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, और प्लेटलेट एग्रीगेशन टेस्ट, इसको क्यों करते हैं? एग्रीगेशन एबिलिटी यानी जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं। BT प्लेटलेट, PT एक्सटेंसिक, APTT इंट्रिंसिक, ये सिंपल सी बात होगी। फिर बात करें हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, इसमें क्या होता है, ALL, AML, CML, CLL, अभी हमने आगे भी देखा था। तो ALL में मुख्य से लिम्फोब्लास्ट होते हैं, बच्चों में आम पाया जाता है। AML में माइलोब्लास्ट होते हैं, ओवर रॉट्स पाए जाते हैं। CML में मेच्योर, इमेच्योर प्लस माइलॉइड सेल्स पाए जाते हैं, रेशियो कितना होता है, 9:22। और CLL में मैच्योर लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, बुजुर्गों में काफ़ी आम होते हैं। ये हीमोलेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसिस की बात हो गई। इसके अलावा हम बात करें पोइकिलोसाइटोसिस और एनिसोसाइटोसिस, यानी पोइकिलोसाइटोसिस और एनिसोसाइटोसिस,
इसमें पाइक्यूलोसाइटोसिस में क्या होता है, आरबीसी का एबनॉर्मल शेप हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, टीयर ड्रॉप और टारगेटेड सेल। एनिसोसाइटोसिस में क्या होता है, आरबीसी का एबनॉर्मल साइज हो जाती है, यानी पोइक्यूलोसाइटिस में शेप एबनॉर्मल और साइज एबनॉर्मल एनिसोसाइटोसिस में। ये कहाँ दिखेगा, आयरन डिफिशियंसी में दिखेगा या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में दिखेगा। पोइक्यूलो यानी शेप बदल गया, एनिसो यानी साइज बदल गया, ये सिंपल सी बात हो गई। आगे हम बात करें हाइपोक्रोमिया और हाइपरक्रोमिया क्या है। दो वर्ड आते हैं, एक होता है हाइपोक्रोमिया, एक होता है हाइपरक्रोमिया। हाइपोक्रोमिया मतलब कम एचबी, इसमें क्या होता है, आरबीसी पेल दिखाई, यानी येलो कलर का, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। और हाइपरक्रोमिया में क्या होता है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो जाएगी, कब, स्पोरोसाइट्स में दिखाई देगी। पॉलीसाइथीमिया की बात करें तो दो तरीके की, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी में क्या, पॉलीसाइथीमिया वीरा यानी बोन मैरो डिसऑर्डर है। सेकेंडरी में हाइपोक्सिया यानी सीओपीडी हाई एल्टीट्यूड पे, या ईपीओ यानी सिक्रेटिंग ट्यूमर दिखाई देगी। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। लक्षण क्या क्या है, हेडेच हो सकता है, रेड फेस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें हावेल जेल बॉडीज़ की, तो ये क्या होती हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स होती हैं, नॉर्मली स्प्लीन द्वारा हटाए जाते हैं। कब कब प्रेजेंट होगा, पोस्ट स्प्लीनोक्टोमी में, यानी स्प्लीन हटाए जाने के बाद एस्प्लेनिया में दिखाई देगा। इसके अलावा सीवियर एनीमिया में भी दिखाई देगा हावेल जेल बॉडीज़। हेंज बॉडीज़ भी हमने देखा था, कब दिखाई दे रहा था, G6PD डेफिशिएंसी में। ये क्या होता है, डी नेचुरल्ड हीमोग्लोबिन एग्रीगेट्स होते हैं और हीमोग्लोबिनोपैथीसिस में इस्तेमाल की जाती हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें रोलेक्स फॉर्मेशन में आरबीसी जो होता है ऐसे सिक्के के जैसे चिपक जाता है आपस में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। आरबीसी कॉइन की तरह चिपक जाते हैं, कब कब दिखेगा, मल्टीपल माइलोमा में और क्रोनिक इन्फेक्शन में दिखाई देगा, ठीक है। अब हम बात करें माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर यानी एमपीडीज, इसमें क्या हो रहा है, पॉलीसाइथीमिया वीरा आरबीसी बढ़ जा रही है। इसेंशियल थ्राम्बोसाइटोपिनिया थ्राम्बोसाइथीमिया, इसमें क्या हो रहा है, प्लेटलेट बढ़ जा रहा है। माइलोफाइब्रोसिस, इसमें क्या हो गया, फाइब्रोसिस इन मैरो और सीएमएल यानी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज। फिलापिया इन क्रोमोसोम इंक्रीज, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इंक्रीज किसमें, सीएमएल में। और 9:20 जो रेशियो आ रहा था वो भी सीएमएल में आ रहा था, याद रख लेना। हीमोस्टेसिस के चरण की बात करें तो स्टेप्स, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेशन होता है, इसके अलावा क्लॉट रिटेंशन होता है, रिट्रैक्शन और फिब्रिनोलाइसिस यानी लास्ट में क्लॉट हट जाता है। ये सिंपल सी बात होगी। आगे हम बात करें तो डीआईसी यानी डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, पूरी बॉडी में क्लॉट बनता है, फिर ब्लीडिंग भी होता है। लेफ्ट फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकती हैं इसकी, प्लेटलेट डाउन, एपीडीटी पीटी इंक्रीज, डी डाइमर टेस्ट इंक्रीज और फिब्रिनोजन डिक्रीज। इसके अलावा हम बात करें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने अभी आगे देखा था, तो ये क्या क्या होता है इसमें, एचबीए एडल्ट में पाया जाता है, एचबीएफ फीटस में पाया जाता है, एचबीएस सिकल सेल डिजीज में पाया जाता है, एचबीसी डिजीज में पाया जाता है, एचबीई साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। अब आगे हम बात करें वॉन विले ब्रेन डिजीज, इसमें क्या हो रहा है, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट एडेंशन डिफेक्ट यानी वॉन विले ब्रेन फैक्टर होता है वो घट जाता है शरीर में, इसकी वजह से बीडी और एपीटीटी इंक्रीज हो जाती है, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ट्रीटमेंट क्या है इसके, डिस्मॉर्फेसिन यानी DAVP इस्तेमाल किया जाता है वॉन विलेब्रेन डिजीज में। बात करें कुम टेस्ट की, दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कुम टेस्ट में एंटीबॉडी ऑन आरबीसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, ऑटोइम्यून या हीमोलिटिक एनीमिया में, और इनडायरेक्ट एंटीबॉडी इन सीरम, ठीक है, यानी आरबीसी में एंटीबॉडी की जांच करनी हो तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट, अगर सीरम में एंटीबॉडी की जांच करनी हो तो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट लगाएंगे। क्रॉस मैचिंग हो गया, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हो गई तो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट से पता करेंगे। इसके अलावा बात करें सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, डिफेक्ट इन हीम सिंथेसिस, इसके अलावा रिंग्ड शेप्ड सिड्रोब्लास्ट इन मैरो आ जाता है। इसमें क्या होता है, आयरन स्टोर इंक्रीज बट हीमोग्लोबिन डिक्रीज। कहाँ दिखाई देगा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, अल्कोहलिज्म में, IHN यूज में। इसके अलावा लेड पॉइजनिंग यानी शीशे की अधिकता से भी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया दिखाई देता है। आगे हम बात करें बफी कोट की। बफी कोट क्या है भैया, बफी कोट व्हाइट लेयर बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसी आफ्टर सेंट्रीफ्यूज। देखो जब आप ट्यूब सेंट्रीफ्यूज करते हो तो उसमें जो होता है येलो चीज़ यानी प्लाज्मा ऊपर चली जाती है, आरबीसी नीचे आ जाती है, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक हल्की सी व्हाइट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बफी कोट। इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, WBC प्लेटलेट होते हैं। कब इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, DNA एक्सट्रैक्शन करना हो, एक्सट्रैक्शन या सेप्सिस कल्चर करना हो तो हम बफी कोट का इस्तेमाल करते हैं।
एक और चीज़ आता है टॉपिक एली सेल फिनोमिनन। ये कब होता है? न्यूट्रोफिल इनग्लफिंग डीनेचर्ड न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। कब कब सीन होगा? एसएलई यानी सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस में इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करें एचबी एस्टिमेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। देखो एचबी एस्टिमेशन के निम्न मेथड है। साहलीज हो गया, साइमेथ हीमोग्लोबिन या हो गया जिसको ड्रॉपकिंस मेथड भी बोलते हैं। इसके अलावा ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड हो गया, ऑटोमेटेड सेल काउंटर हो गया, या टालक्विस्ट मेथड हो गया। अब साहली मेथड में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्या है? एचबी से एसिड हिमेटिन बन रहा है। क्वेश्चन है एसिड हिमेटिन कहाँ बन रहा है, तो सिंपल सी बात साहली मेथड में बन रहा है। कलर मैच में इस्तेमाल किया जाता है। विशेषता क्या है? पुराना हो गया, सस्ता हो गया और लेस सटीक, यानी बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होता है साहली मेथड। साइमेथ हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं ड्रैपकिंस मेथड, इसमें क्या हो रहा है? एचबी से साइमेथ हीमोग्लोबिन बन रहा है, फोटोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बोलें कि ड्रैपकिंस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है तो एचबी एस्टिमेशन के साइमेथ हीमोग्लोबिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे सटीक और स्टैंडर्ड मेथड है ये, यानी साइमेथ हीमोग्लोबिन मेथड सबसे सटीक और स्टैंडर्ड है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या नाम से पता चल रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कोलोरीमीटर में इस्तेमाल किया जाएगा और रेयरली इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटेड सेल काउंटर यानी आरबीसी डाटा से एचबी निकालना तेज़ी से होता है और एक्यूरेट होता है। टालक्विस्ट मेथड, इसमें फिल्टर पेपर और कलर चार्ट से इस्तेमाल करते हैं। वेरी बेसिक और रफ एस्टिमेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें हम साइमेथ हीमोग्लोबिन मेथड की, तो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। रिएजेंट क्या है इसका? ड्रैपकिन सॉल्यूशन है। मेजरमेंट कितना? 540 nm वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इस्तेमाल करते हैं। साहली मेथड विजुअल मैचिंग क्या है? एचबी और एचसीएल से एसिड हिमेटिन बनता है। इसके अलावा ग्लास कंपरेटर जिसको साहली कंपरेटर बॉक्स बोलते हैं, इसमें कलर से मैच किया जाता है। लेस एक्यूरेट होता है लेकिन फील्ड में उपयोगी होता है। अब सर जी क्विक कंपेयर करें तो साहली में सटीकता कम होती है, साइमेथ हीमोग्लोबिन में उच्च होती है, टालक्विस्ट में बहुत कम होती है और ऑटोमेटेड में बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी होती है। उपकरण कौन सा होता है साहली में? साहली में कंपरेटर बॉक्स और एचबी ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है। रूरल एरियाज यानी गांव के एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। साइमेथ हीमोग्लोबिन में स्पेक्ट्रो फोटोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। टालक्विस्ट में चार्ट ऑनली इस्तेमाल किया जाता है और ऑटोमेटेड में सीबीसी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, बड़े लैब्स में हो गई। और इस्तेमाल अब सर जी याद कैसे रखोगे? साहलीज एक लाइन में कैसे याद रखा? साहलीज यानी एसिड हिमेटिन मेथड, कम सटीकता। साइमेथ हीमोग्लोबिन गोल्ड स्टैंडर्ड 540 nm वेवलेंथ पर। एचबी कम, एनीमिया। एचबी ज़्यादा, पॉलीसाइथीमिया। ड्रैपकिंस रिएजेंट एचबी को साइनामेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं हीमेटोलॉजी में। हीमेटोलॉजी लैब इंस्ट्रूमेंट्स बात करें तो हीमोसाइटोमीटर यानी न्यूबॉर चैम्बर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट काउंट करते हैं, माइक्रोस्कोप से गणना की जाती है। इसके अलावा हम बात करें सेंट्रीफ्यूज की, इसमें सैंपल को अलग किया जाता है, स्पीड आरपीएम में नापा जाता है। कलरीमीटर होता है एचबीईएसआर टेस्ट में एब्जॉर्बेंस की प्रेजेंट के लिए, सस्ता और बेसिक मेथड होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये भी एसबी एस्टिमेशन के लिए कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? साइमेथ हीमोग्लोबिन मेथड के लिए, सटीकता अधिक होती है। इसके अलावा बात करें तो ऑटोमेटेड हीमेटोलॉजी की एनालाइजर, ये कहाँ होता है? जिसको सीबीसी मशीन बोलते हैं। सीबीसी के लिए एचबी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट सारे इससे हो जाते हैं, फास्ट एक्यूरेट होता है। ईएसआर ट्यूब जिसमें वेस्टर्न ग्रेन और पिपेट होता है, ईएसआर मापन के लिए ये सीधा खड़ा रहता है। ब्लड लेंसलेट इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट मेथड, कैपिलरी ब्लड लेना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। एचबी मीटर यानी साहलीज एपरेटस जिसको बोलते हैं, एसिड हिमेटिन मेथड के लिए रूलर सेटअप में होते हैं। इंक्यूबेटर की बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इंक्यूबेटर का। कल्चर हो गया या कुछ रिएक्शन हो गया यहाँ इस्तेमाल करते हैं। वाटर बाथ, ये रिएजेंट हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल्ड हीटिंग होती है इसमें। माइक्रोस्कोप की बात करें तो सेल की मार्फोलॉजी देखने के लिए सबसे ज़रूरी उपकरण है। अब एक एक करके देखें तो न्यूबॉर चैम्बर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसमें 2 रूलिंग्स ग्रिड्स बने होते हैं, प्रत्येक ग्रिड का क्षेत्र 3 mm से इंटू 3 mm ऐसा होता है। गहराई डेप्थ 0.1 मिलीमीटर होती है। वॉल्यूम पर स्क्वायर एरिया इंटू डेप्थ। अच्छा सीबीसी काउंट करना हो, आरबीसी काउंट करना हो तो इसका फार्मूला आता है इसमें, टोटल सेल काउंटेड इंटू डायल्यूशन फैक्टर अपॉन एरिया काउंटेड mm² इंटू डेप्थ mm में, यानी n इंटू 200 अपॉन 5 इंटू 01 n इंटू 10⁴ पर मीटर क्यूब। ये हो गई न्यूबॉर चैम्बर की बात। अब फ्लैश कार्ड के कुछ क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। हीमोसाइटोमीटर यानी सेल काउंटिंग जिसमें हीमो बराबर ब्लड और साइटो सेल के लिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एचबी मेजरमेंट के लिए। वेवलेंथ कितना? 540 mm।
सेंट्रीफ्यूज स्पिनिंग सेपरेशन, HB मेथड साहली एसिड हिमेटिन मेथड के लिए, ESR ट्यूब रेट ऑफ आरबीसी सेटलिंग, 1 घंटे में आरबीसी कितनी बढ़ जा रही है उसकी रेट के लिए ESR ट्यूब का इस्तेमाल। लेंसलेट फिंगर का चुभन वाला यानी दोस्त यानी फिंगर जो प्रिक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेंसलेट बोलते हैं। एनालाइजर स्मार्ट मशीन का CBC, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल सेल काउंटिंग के लिए, सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल ब्लड सेपरेशन के लिए, कैलोरीमीटर का इस्तेमाल कलर डिटेक्शन के लिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल लाइव एब्जॉर्बेंस के लिए, एनालाइजर का इस्तेमाल CBC इन सेकेंड्स, HB मीटर का इस्तेमाल HB बाई साहलीज मेथड, ESR ट्यूब किसको बोलते हैं, सेडिमेंटेशन रेट को बोलते हैं। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल सेल की शेप देखो। अच्छा, न्यूबॉर्ग चैम्बर में हम बात करें ग्रिड डिवीजन की, तो एक केंद्रीय बड़ा स्क्वायर यानी सेंट्रल में एक बड़ा स्क्वायर होता है। इसके अलावा डिवीजन में बात करें तो 25 छोटे स्क्वायर होते हैं। उपयोग आरबीसी की गणना के लिए। 4 कोनों में स्क्वायर होते हैं सेंट्रल के अलावा, उसमें 16 छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, ये WBC की गणना के लिए। इसके अलावा एक पूरा प्लेटलेट का एरिया होता है जिसमें पूरे 1 mm स्क्वायर एरिया होता है जिसमें प्लेटलेट की गिनती की जाती है। तो ये था आपका कंप्लीट हीमेटोलॉजी। उम्मीद करता हूँ एक एक टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा जो भी टॉपिक रह गए हैं उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको वन लाइनर में देख लेंगे, वो इस सीरीज के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से ले लेना। और वीडियो यहाँ तक देखा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।